में हमें हीमोफिलिस का जो भी बनावट है, उसकी शक्ल सूरत वगैरह किस तरह का होता है, स्ट्रक्चर उसका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर होती हैं। देन आता है नेक्स्ट इसका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हीमोफिलिस बैक्टीरिया के आगे जो भी इसका कह लो कि हम लोगों ने जो मेन पॉइंट मैंने आपको बोलने हैं वही एक एक करके हम लोगों ने करने हैं। तो नेक्स्ट आता है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें इसका कल्चरली मतलब ये किस तरह से होता है, किस तरह की इसको रिक्वायरमेंट चाहिए जब इसको कल्चर करना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि बैसिलस है ये, ठीक है। ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए इसकी जो है फास्टेस्ट ग्रोथ रिक्वायरमेंट, मतलब इसकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा जल्दी होएगी। इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, या बैक्टीरिया है हीमोफिलिस बैक्टीरिया, अगर इसकी इन्फेक्शन होती है ना तो ये इतना ज़्यादा स्प्रेड जल्दी होता है। आप लोगों को अगर एक रूम में किसी को कोल्ड हुआ है ना तो वो इतनी जल्दी स्प्रेड करेगा कि पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ग्रोथ रिक्वायरमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा, इसको मतलब कह लो कि इस बैक्टीरिया की जो होती है काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो द एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स इसमें जो जो ज़रूरी वाले हैं इसके ग्रोथ के लिए, वो एक्स और वी से इनको डिनोट किया है, ठीक है। प्रेजेंट इन ब्लड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ब्लड में ही और पहले से प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वी फैक्टर, कोई भी मतलब नाम दिया इन्होंने उसका, ये ऑटोमेटिकली पहले ही हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं कि जब भी ये हमारे ब्लड में एंटर करता है तो एकदम से इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे जो एक्स फैक्टर होता है इज़ हीमिन फैक्टर है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर इसका नाम है पोरफायरिन्स, ये इसकी सिंथेसिस करता है, ठीक है, साइटोक्रोम की एंड अदर हीम enzymes such as catalase peroxidase involved in aerobic respiration, it is heat stable, ठीक है। ये एक्स फैक्टर के लिए बोला है कि वो ऑटोमेटिकली पहले से प्रेजेंट होता है हमारे वहाँ पे और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी उसको हेल्प करता है एज अ कैटलेज एंजाइम्स की तरह उसको ग्रो करने में। जो वी फैक्टर होता है एज अ को एंजाइम, जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ठीक है, उसको प्रोसीड करने में। उसमें निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD हो गया, NADP हो गया, ये एक एज अ वी फैक्टर जो ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना आप लोग। हीट लेबाइल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और मैनी प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है आप लोगों का, ठीक है, उसके बाद आता है इस एरोबिक कंडीशन में भी ये ग्रो करेंगे। एरोबिक जो मतलब कह लो कि ये जो बैक्टीरिया है इनको जो कितना टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो करेंगे और डज नॉट ग्रो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। 20 से नीचे टेम्परेचर होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम लोग कर रहे हैं कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स, तो कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स में इसको कितनी ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन सा मीडिया चाहिए, ब्लड एगार मीडिया, ठीक है, वी फैक्टर एंड एक्स फैक्टर जो ऊपर बताएं वो चाहिए। और इस पूरे के पूरे फिनोमिना को जिसमें ये ग्रो करता है इसको सेटलिज्म कहते हैं, कि जिसमें इसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर सारी की सारी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी हैं तो देन इसकी ग्रोथ होएगी, ठीक है। तो ये एक तरह का कह लो कि बड़ा सिंपल सा है, इसका कोई ज़्यादा इतना ग्रोथ का है नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो देन आता है बायोकेमिकल रिएक्शंस की। इसकी जो अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये हमारी बॉडी में अगर ये बन भी गया, आ भी गया, इन्फेक्टेड हो भी गया हम लोग इस बैक्टीरिया से, या हम लोगों ने इसको अंडर इन द लैब कंडीशन कहीं और पे ग्रो करवाना है, तो इसकी जो रिएक्शंस चलती हैं बायोकेमिकली कौन कौन सी ऐसी तरह की, जैसे ग्लूकोज एंड जाइलोज। ये क्या है, ग्लूकोज और जाइलोज क्या होती है बताएगा कोई, ग्लूकोज एंड जाइलोज? हाँ, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड जाइलोज आर फर्मेंटेड विद एसिड प्रोडक्शन बट नॉट लैक्टोज, सुक्रोज एंड मैनिटोल। इसकी मतलब जो फर्मेंटेड होती है वो किसके साथ होगी, ग्लूकोज एंड जाइलोज जो होती है, ठीक है। कैटलेज एंड ऑक्सीडेज रिएक्शंस आर पॉजिटिव, नाइट्रेट्स आर रिड्यूस टू नाइट्राइट्स। ये जो जितनी भी इन्होंने बताया ना, कैटलेज जो होता है वो मतलब एंड ऑक्सीडेज, जब इनकी रिएक्शंस चलती हैं ये जो होती हैं हीमोफिलिस बैक्टीरिया, तो इसकी जो जब ये रिएक्शंस करते हैं मतलब जब ये इन्फेक्टेड होते हैं तब इनमें जो नाइट्रेट्स होते हैं वो रिड्यूस होकर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग पाथवे पढ़ते थे ना, TCA साइकिल पढ़ते थे हम लोग छोटी क्लासेस में, या फिर हम लोग जब बैक्टीरिया की या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पढ़ते थे उस टाइम पे हमें ये रिएक्शंस आती थी, नाइट्रेट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें ये रिएक्शंस वही वाली रिएक्शंस चलती हैं क्योंकि ये इन द कंडीशन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, बिल्कुल, उसी में भी होता था ये, ठीक है। तो इसकी मेनली हम लोगों ने बायोकेमिकल रिएक्शन में ज़्यादा नहीं लिखना होता, सिंपल ये लिखना होता है। इसकी तो वैसे बड़ी सिंपल है, इसमें तो उन्होंने बस इतनी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट में या मतलब किस कहाँ पे किसके साथ ज़्यादा रिएक्टेबल है, ठीक है। रेजिस्टेंस में आएगा कि जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ अ डेलिकेट बैक्टीरियम डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। ज़्यादा हीट से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन अगर हम लोग इसको करेंगे 0.44 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एकदम से ड्राइंग एंड डिसइंफेक्टेंट अगर हम इससे करेंगे। सिंपल मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग इसको हीट करते हैं, अगर हम लोग इसको हीट करते हैं 55 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए, तब भी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन करते हैं अगर 0.4 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ड्राई कंडीशन में रखते हैं या कोई डिसइंफेक्टेंट से हम लोग ट्रीट करते हैं, देन फिर भी ये ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसको किल करने के तरीके हैं, ठीक है। तो कल्चर्स में बी प्रिजर्व्ड फॉर अबाउट अ मंथ ऑन चॉकलेट एगार। जो हम लोगों ने मीडिया पढ़े थे उसको हम लोग अगर इसके कल्चर को जब आफ्टर कल्चरिंग इसको प्रिजर्व करके रखना है, तो कौन सी मीडिया में हम लोग इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं? चॉकलेट एगार। और कहाँ गया? स्लोप्स इन स्क्रू कैप बॉटल्स। स्क्रू कैप बॉटल्स होती है जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती हैं ऊपर से, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन द कल्चर में बी लिफोफिलाइज। अगर ज़्यादा टाइम तक हम लोग इसको रखते हैं तो लाइफोफिलाइज्ड एक ना टर्म होती है, जिसमें अगर हम लोग कोई भी आप लोगों ने कभी देखा होगा केमिस्ट्री लैब में या बायो लैब में, अगर ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ प्रिजर्व्ड रहती है ना, तो वो चीज़ ना एकदम से जैसे फंगस इन्फेक्शन नहीं हो जाती, उस तरह से होती है, ठीक है। तो इसकी ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी सी नोट करके रखनी है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ में आएगा कि किस हद तक इनकी एंटीजेनिसिटी होती है, कैसे ये अपनी जो होती है। एंटीजेनिक क्या होता है? इन्फेक्शन क्रिएट करनी, कितनी क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो द मेजर